देखा जाए तो सबसे बड़ी छोटी जो फील्ड बनेगी वो इंटीजर्स की बनती है। अब इंटीजर की एक्सटेंशन डेफिनेटली क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, और रैशनल नंबर की एक्सटेंशन क्या होगी, रियल नंबर होगी, और रियल नंबर की एक्सटेंशन क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगी। सो दिस इज द मेन आइडिया, नथिंग एल्स। ओके, बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर हम जैसे रैशनल से हमने एक्सटेंशन कर दी रियल को, तो ये बहुत बड़ी एक्सटेंशन हो जाती है। हमें छोटी छोटी एक्सटेंशन सीखनी है, हमें इन Q और R के बीच में या Z और Q के बीच में हमें ऐसी फील्ड्स फाइंड आउट करनी है जो एक्सटेंशन का काम भी करे और साथ में एक बहुत बड़ी फील्ड में एक्सटेंशन ना करके छोटी सी फील्ड में हम एक्सटेंशन करें। बाकी आपको मैंने ये बड़ा ब्रॉडर सा कंसेप्ट बता दिया अब एक्सटेंशन मींस, और एक्सटेंशन क्यों करेंगे, why we need to extend a field, because when we talk about polynomials, so it means that they are not reducible in that field, so we need a new field in which the roots of the polynomial may exist. Okay, so this is the logic. Just you go for the definition. The definition is if f be a subfield of field E, then E is called extension of f, or simply you can say extension of f. Mean to say that we have, अगर हमारे पास एक यहाँ पे ये हमारे पास फील्ड है E, और f जो है वो उसका क्या है, छोटा सा एक पार्ट है, तो ये मैंने एक पार्ट ले लिया, ये इसके अंदर है। ओके, तो ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये f जो है, दिस इज अगेन, दिस f इज अगेन ए फील्ड। इस तरह से हम करेंगे कि वो भी फील्ड ही रहे, तो डेफिनेटली f की एक्सटेंशन e हुई, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि f इज सब फील्ड, f इज सब फील्ड ऑफ e। वैसे जैसे हम सब ग्रुप बोलते हैं कि व्हाट इज अ सब ग्रुप, सब ग्रुप इज ए सबसेट ऑफ ग्रुप, व्हाट इट इज इटसेल्फ ए ग्रुप। तो सेम लॉजिक, f जो है वो फील्ड है, सब फील्ड है e की। उसी तरह से जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल से समझना हो तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि r भी फील्ड है, q भी फील्ड है, लेकिन q जो वो r का क्या है, सब फील्ड है, लाइक दिस। और इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, हम जब भी आगे डायग्राम भी बनाएंगे तो इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। जो छोटी है या जिसकी एक्सटेंशन है वो ऊपर लिखनी है। अब ये f की एक्सटेंशन e है तो हम इसको ऊपर लिखेंगे कि e इज एक्सटेंशन ऑफ f। ओके, अब यहाँ पे एक और लॉजिक लगा सकते हैं हम। देखो यहाँ की लॉजिक क्या लगाया हमने कि अगर e अपनी एक एक्सटेंशन है f की, तो हम क्या बोलेंगे, जो e है इज अ वेक्टर स्पेस ओवर f। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर स्पेस का मतलब क्या होता है, तो हमने बीएससी में पढ़ रखा होता है कि वेक्टर स्पेस में एक, आपने अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैं थोड़ा सा इसको बताता हूं आपको कि वी हैव ए वी वेक्टर स्पेस, और इसके अंदर वेक्टर होते हैं और इट इज ओवरफिल्ड एफ, हम इस तरह से बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम एक्स वाई लेंगे वो वी से आएंगे, और जो अल्फा बीटा लेंगे या गामा लेंगे वो सारे के सारे फील्ड से आते हैं। और उसके बाद वेक्टर स्पेस जो है वो आपको पता है कि पहले हम इसमें क्लोजर चेक करते हैं कि वो क्लोजर होल्ड करी कि नहीं करी, फिर एसोसिएटिविटी चेक करते हैं,
एक z भी लेना पड़ेगा, 3 ले लिया हमने इस तरह से। फिर हम x प्लस 0 इज इक्वल टू x या इज इक्वल टू 0 प्लस x, एंड दिस x इज नथिंग बट इट इज ए वेक्टर, थोड़ा इसको बोल्ड लिखते हैं हम, है ना, इट इज अ वेक्टर। फिर x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स। तो इस तरह से ये होल्ड करती हैं प्रॉपर्टीज। और उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन चलती है कि एक अल्फा इंटू एक्स, ये भी आपका क्या होना चाहिए, v में होना चाहिए, ठीक। फिर और ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं, कुल मिला के 10 प्रॉपर्टीज होंगी ये। तो आई थिंक आपको ये याद आ गया होगा। तो इस तरह से हम 10 प्रॉपर्टीज को रिविजिट कर सकते हैं। तो बेसिक चीज क्या होती है वेक्टर स्पेस में, कि हम कोई भी वेक्टर लेंगे, कोई भी एलिमेंट इसमें से लेंगे, तो वो विदाउट स्केलर लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि f जो स्केलर प्रोवाइड करवाता है। जैसे सपोज करो ये जो x लिखा है मैंने, x को मैंने वो लिखना है, अगर x इज इक्वल टू मैंने ले लिया आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये लिख दिया। तो इस वेक्टर को आपको लगता है ये 2, 3 और 4 के बिना ये बन सकता है वेक्टर? जो स्केलर प्रोवाइड कराने का जो काम होता है वो फील्ड का होता है। तो कहीं ना कहीं फील्ड के एलिमेंट से ही वेक्टर क्रिएट होगा, अदरवाइज ये जनरेट हो ही नहीं सकता। आप ऐसे भी लिखोगे, ऐसे भी लिख दोगे, अगर x की वैल्यू अगर आई कैप भी लिखोगे तब भी हम बोलेंगे कि यहाँ पे स्केलर 1 लगा है, ठीक। तो इसको आपने रिविजिट करना, व्हाट इज स्केल वेक्टर स्पेस। तो ये बोलता है कि जो एक्सटेंशन है वो कहीं ना कहीं क्या है, ये जो है वो वेक्टर स्पेस है ओवर एफ। यहां तो दोनों ही फील्ड है, एक तरह से दोनों ही फील्ड है। जैसे हम v को लिखते हैं कि v इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड f, कोइंसिडेंटली एफ यहाँ सेम हो रहा है, बट देयर इज नो लिंक बिटवीन दीज टू। बट यहां तो दोनों ही फील्ड है, e भी फील्ड है, f भी फील्ड है। पर यहाँ पे ये बोल रहा है ये जो फील्ड है इसको, e को जो एक्सटेंशन है f की, उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे कि एक वेक्टर स्पेस की तरह बिहेव करेगा, और जो f है वो एक उसको स्केलर प्रोवाइड करवाएगा। वो आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। वेक्टर स्पेस में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है डायमेंशन, ठीक। सो डायमेंशन ऑफ ई, तो जो एक्सटेंडेड फील्ड है, एक्सटेंशन ऑफ फील्ड है ई, उसकी डायमेंशन क्या होगी, उसको कैसे निकालेंगे? ओके, तो पहले तो डायमेंशन होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो वेक्टर स्पेस में जो डायमेंशन होता है वो नथिंग बट इट इज ए, वेक्टर स्पेस में क्या होता है कि जब वेक्टर स्पेस ले लिया तो हम अपने सुना होना नाम बेसिस, बेसिस में एलिमेंट होंगे v1 v2 सो vn। तो पहली कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये जो एस सेट बोल देता हूं, ये क्या करना चाहिए, स्पैन ऑफ एस जो है वो v के बराबर आना चाहिए। बट दिस मीन, इट मीन दैट v के सारे एलिमेंट को ये जनरेट कर दे, ठीक। और दूसरी बात होती है कि ये आपकी जो s है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जो एलिमेंट है ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर ये इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे तो इन दो चीजों से हम क्या बोल देते हैं कि जो s है इट वर्क एज ए बेसिस। और बेसिस होगा, ये सारे के सारे वेक्टर अगर इंडिपेंडेंट होंगे और इंडिपेंडेंट होंगे तो ये जो s होगा वो इस v के लिए, वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस का काम करता है, बेसिस का काम करेगा। और डायमेंशन ऑफ v क्या होगा, जितने बेसिस में एलिमेंट होंगे, जितने बेसिस में एलिमेंट होंगे। सो दिस इज दैट इज डायमेंशन। तो क्लियर हो गया कि डायमेंशन क्या होती है। तो यहाँ पे, और हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, वो फील्ड के केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी बात हम बाद में करते हैं। पर लिखेंगे कैसे, डायमेंशन को ऐसे लिखेंगे E:F
और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसको क्या पढ़ेंगे हम, डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ, डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ। और ये मैंने आपको पहले एग्जांपल बता दिया कि Q इज सब फील्ड ऑफ R एंड सो डेफिनेटली R इज एक्सटेंशन ऑफ Q। ओके, अब हम डिग्री ऑफ फील्ड क्या होगी इसकी बात करते हैं। जैसे अगर E हमारी एक्सटेंशन है F की, E is extension of F, then dimension of E considered as a vector space over F। ये तो रिपीट की होगी लाइन कि E is treated as a vector space over F is called, dimension of E is called degree of E over F। तो जितनी डायमेंशन होगी उतना ही उसको क्या बोल देंगे हम, डिग्री है, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन E ओवर F। क्लियर हो गया? ओके, दूसरा चीज नीचे, अगर एक्सटेंशन ऑफ E ओवर F अगर लेस देन इन्फिनिटी है, मतलब फाइनाइट है, तो हम बोलेंगे कि E जो है वो एक फाइनाइट एक्सटेंशन है। क्या है? फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ F। अदरवाइज E विल बी, या E इज एन इनफाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ F। तो फॉर एग्जांपल हम यहां पे देखो कि एक्सटेंशन R जो है वो रैशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर, रैशनल नंबर का जो एक्सटेंशन है R इज ए एक्सटेंशन ऑफ Q, इज डायमेंशन ऑफ R ओवर Q इज इनफिनाइट। ठीक, तो हम बोलेंगे कि R जो है वो एक इनफिनाइट एक्सटेंशन ऑफ F है। यही मैं बात कर रहा था कि N नॉट F इट इज Q की ये इनफिनाइट एक्सटेंशन है। मैं ये वही बात कर रहा था कि हमें ना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इनफिनाइट एक्सटेंशन ऑफ एनी फील्ड, वी नीड ए फाइनाइट एक्सटेंशन। ठीक, तो इसको हम आगे करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नाउ दिस इज द थ्योरम एंड ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट। और इस थ्योरम को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये पूछ लेता हूँ कि जैसे सपोज करो, हमें, आपको पता भी होगा, बीएससी में आपने पढ़ा भी होगा ये, कि हमारे पास जैसे वेक्टर्स हैं v1, v2, v3, सो vn, ये वेक्टर्स हैं। अगर इन वेक्टर्स को हमने इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो क्या तरीका होता है, व्हाट वी डू, हम क्या लेते हैं, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, v1 प्लस c2 v2 प्लस सो cn vn इक्वल टू 0। ठीक, ये वेक्टर है, क्योंकि स्केलर इनटू वेक्टर करेंगे मल्टीप्लाई तो ये वेक्टर ही बनेगा, और ये भी आपको ऑब्वियस है, जीरो वेक्टर लिया तो ये जीरो वेक्टर के बराबर हमने ले लिया। फिर हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, और सिंप्लीफाई करने के बाद अगर C1, C2, C3 सभी के सभी Cn अगर ये 0 आ जाए तो हम क्या बोलते हैं कि ये वेक्टर क्या है, इंडिपेंडेंट है। अदरवाइज एक भी नॉन जीरो आ जाए तो हम बोलते हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। ये आपको बीएससी में अपने पढ़ रखा होता, तो ये कहीं ना कहीं कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे थ्योरम क्या है। थ्योरम ये है कि E जो है वो F की एक्सटेंशन है और K जो है वो E की एक्सटेंशन है। ओके, और ये तीनों E, F, K जो है वो फील्ड है। E F की एक्सटेंशन और K जो है वो, बोलने का मतलब ऐसे हो गया, ये सबसे नीचे F की एक्सटेंशन आ गई E और E की एक्सटेंशन आ गई K। ये इस तरह से एक एक्सटेंशन बनी। या इसको अगर वेन डायग्राम से बनाना हो तो सबसे छोटा जो है, सबसे बड़ी होगी K,
के के अंदर ई और ई के अंदर एफ। क्लियर? सो इस तरह की हमारे पास ये तीन फील्ड्स हैं, वो एक दूसरे की, एफ जो है वो सबसे छोटा है, उसकी एफ की एक्सटेंशन ई है और ई की एक्सटेंशन जो है वो के है। अब साथ में क्या दिया हुआ है कि डायमेंशन ऑफ ई, डायमेंशन ऑफ के ओवर ई इज फाइनाइट। के का डायमेंशन जो है ओवर ई जो है फाइनाइट है। ठीक है, मतलब डायमेंशन फाइनाइट का मतलब है कि जो बेसिस बना होगा वो बेसिस में जो एलिमेंट होंगे वो फाइनाइट होंगे। उसी तरह से ई का एक्सटेंशन ओवर एफ वो भी फाइनाइट है। ठीक, अब हमें प्रूव करना है पहला कि के का एक्सटेंशन, के का एक्सटेंशन, के का एक्सटेंशन ओवर एफ भी फाइनाइट ही होगा। एक्सटेंशन ऑफ के ओवर एफ भी फाइनाइट ही होगा। और साथ में दूसरा क्या प्रूव करना है हमने? दूसरा ये प्रूव करना है हमने कि एक्सटेंशन ऑफ के ओवर एफ जो होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ के ओवर ई इनटू डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ। तो चलो इसको हम प्रूफ करते हैं। दिस इज अगेन आई टेल यू कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ी सिंपल सा है, बहुत सिंपल प्रूफ है, आप इसको देखो। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे। तो हमें गिवन क्या दिया है? हमें दिया है सिंस के का जो डायमेंशन है ओवर ई वो भी फाइनाइट है और डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ जो है वो भी फाइनाइट है। ठीक, तो हमने ले लिया फाइनाइट है तो डेफिनेटली बेसिस लेंगे। लेट v1 v2 सो v m ले लिया। v बेसिस, v a basis of k ओवर e। अब ये ओवर e का मतलब आपको समझ आ गया होगा। हमको ये जो b1 b2 bm है ये वेक्टर मानने हैं किसके? के। और जो इन के साथ जो स्केलर लगेंगे या इसके अंदर जो स्केलर होंगे वो कौन देगा? ई देगा। वो कौन देगा? ई ओवर ई का मैंने अभी आपको पिछले में डिस्कस भी करा कि एक बार फिर आपको बता देता हूं। हमने यहां पे ये डिस्कस करा कि जब ओवर एफ होता है, बी ओवर एफ होता है तो वेक्टर तो ठीक है वी से आएंगे, लेकिन जो स्केलर प्रोवाइड कराएगा वो कौन कराएगा? ओवर एफ कराएगा। ठीक, तो इसको अपने दिमाग में रखना है। अब दूसरे का तो ई का भी हमें बेसिस लेना पड़ेगा ओवर एफ, तो इसके लिए भी हम ले लेते हैं एंड लेट w1 w2 so wn we a basis of e ओवर f। चेन बनती गई। पहले हमने k का बेसिस लिया ओवर e, अब हमने e का बेसिस ले लिया ओवर f। मतलब बोलने का मतलब है अब जो e इनको हम वेक्टर्स मानेंगे e के और इनके लिए स्केलर कौन प्रोवाइड करेगा? f। ओके, अब स्टूडेंट हमने प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ जो है वो भी फाइनाइट होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एलिमेंट ले लेते हैं। कहां से? के से। इफ u बिलोंग्स टू k देन, अब k का देखो ये है k का बेसिस ये है, तो ये जो एलिमेंट u लिया, मैंने बेसिस की आपको डेफिनेशन बताई। क्या होता है बेसिस की डेफिनेशन? अगर s बेसिस है तो लीनियर स्पैन ऑफ s जो है वो k के बराबर आना चाहिए और साथ में इंडिपेंडेंट होने चाहिए।
तो इसका मतलब ये है कि कोई भी k का एलिमेंट अगर लेंगे हम तो वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, इसकी बेसिस के लीनियर बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के लिखा जाएगा. सो देन u इज इक्वल टू a1 v1 plus a2 v2 plus so on so plus am vm. ठीक है, और इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to m ai vi, वेयर ये सारे के सारे ai जो होंगे वो कहां से आएंगे, k ओवर वट है e, तो ये सारे के सारे कहां पे होंगे, e में होंगे. एंड i जो है वो 1 है, 2 है, 3 है, अप टू m है. तो इसका मतलब a1 भी, a2 भी, a3 भी अप टू am सारे के सारे किसके एलिमेंट होंगे, e के एलिमेंट होंगे. नाउ अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अगर ये एलिमेंट a1 अगर e का एलिमेंट है तो e को का बेसिस क्या है, ये ठीक. e2 लेंगे तो e2 का बेसिस, e2 को कौन लिखेगा, e का बेसिस के एलिमेंट. e3 लेंगे तो कौन लिखेगा उसको, एलिमेंट ऑफ बेसिस ऑफ e. तो हम इसको यूज करेंगे, हम क्या लिखेंगे, सिंस ai belongs to e and w1 w2 so and so wn va basis of e over f. तो इसका मतलब है कि अपना ये जो ai है, अब ai है एक नहीं है, अगर हम इसको लिखना हो तो कितनी बार लिखना पड़ेगा, m के लिए a1 के लिए अलग, a2 के लिए अलग, a3 के लिए अलग. ठीक है, तो इसका मतलब मैं सभी के लिए कॉमन लिख देता हूं, या थोड़ा समझने के लिए तो सबसे पहले मैं a1 के लिए लिखता हूं. जैसे a1 के लिए लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कुछ नाम देना पड़ेगा. यहाँ पे हमने अल्फा, अब इसको नोट मत करना भी, पहले इसको हम एक आपको समझाने के लिए बताता हूं. फाइनली हम इसको टेंसर फॉर्म में ही लिखेंगे, w1 प्लस अल्फा 2 w2 प्लस सो अल्फा n wn. फिर अपने पास a2 आएगा, a2 के लिए लिखना पड़ेगा. फिर यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, अब अल्फा ले लिया तो बीटा लेना पड़ेगा, बीटा 1 w1 बीटा 2 w2 प्लस सो बीटा n wn. फिर a3 लेंगे, a4 लेंगे, चलते 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 लास्ट तक कहाँ जाएंगे हम, m तक. उसमें भी हमें इस तरह से कोई और गामा लेना पड़ेगा या कुछ इस तरह से यूज करना पड़ेगा. तो इस लिखने की बजाय हम एक ही इसके लिए यूज कर लेते हैं, तो दैट इज नथिंग व्हाट इट इज, हम सब के लिए एक ही यूज कर लेते हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ai लिख देंगे और खुद ही अंडरस्टैंड होगा कि ये ai इट मींस दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग a1 a2 so am तक. सो ai इज इक्वल टू समेशन वेरीज फ्रॉम, अब आई तो अपना यूज हो गया इधर, तो वहां पे आई यूज नहीं कर सकते तो मैं जे यूज कर लेता हूँ. जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं बेसिस में, n एलिमेंट है. तो जे जो है 1 to n जाएगा, और यहाँ पे हमने आई जे और डब्ल्यू जे, और ये अपना जो वी आई जे है ये अपना कहां से आएगा, ओवर एफ. स्केलर है ये तो कहां से आएगा, ओवर एफ. ये देखो आप,
ये आई हमने किसके लिए लगाया, इस आई के लिए। ये वाला जो आई है वो हमने इस आई के लिए एज इट इज रखा, बाकी इसको आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे, आई इक्वल टू 1 के लिए, आई इक्वल टू 2 के लिए, 3 के लिए, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा ये इसका मतलब क्या है। इसको थोड़ा सा अगर मैं एलेबोरेट कर दूं तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, vi1 w1 प्लस vi2 w2 प्लस win win wn। ये अब देख खुद ही आप दे सकते हो कि आप आई को वैल्यूज दोगे तो एक बन जाएगा, b11 प्लस b12 w2 प्लस सो 2 सेकंड वैल्यू दोगे तो इस तरह से। अब ये सभी के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सो आई वेरीज फ्रॉम 1 2 3 अप टू सोन m। आई थिंक यू गॉट द आइडिया। सो थोड़ा सा इसका नंबरिंग भी कर देते हैं, गिव इट इज 2 एंड this one is 1, so this is 1। so what we do, ये AI अगर आप इसको देखें, ये अपना जो AI है वो यहाँ पे AI का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, हम यहाँ से इसको यूज यहाँ पे कर लेंगे, ठीक। तो हमारा 1 जो है वो चेंज हो जाएगा। तो what we write कि we using substituting AI from 2 into 1 when we get, so we can write substituting the AIs from 2 into 1, we get what we get u is equal to I varies from 1 to n 1 to m, और अब AI की वैल्यू पुट करेंगे, सो AI में भी एक समेशन है, सो समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू n vij wj, ये हमने पुट किया। और अब हम इसको AI भी ऑलरेडी इसके पहले बाद है, सो इट इज AI। और अब यहाँ पे स्केलर ओनली अपना vi रहा, vij रहा, और डेफिनेटली vij है तो इसका, और vij हमें पता है कहां से लिए, कहां से आ रहा है, वेयर vij इज बिलोंग्स टू f। तो आप अगर देखें ये जो एलिमेंट u था ये कहां से लिया हमने, कहां से हमने इसको शुरू करा था, इसको हमने करा k से, ओके। हमने यहां से लिया k से लिया इसको यहां से, और ये एलिमेंट अब हम किस फॉर्म में लिखवा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ कितने एलिमेंट हैं ये, टोटल एलिमेंट होंगे m इंटू n, m इंटू, क्योंकि एक वेरिएशन i की चलेगी और एक j की चलेगी, तो दोनों का प्रोडक्ट कर लो एक तरह से, तो टोटल कितने एलिमेंट है ये m इंटू n। और जो स्केलर है वो स्केलर कहां से मिल रहा है हमें, f का। इससे मतलब ये है कि u का k का हर एलिमेंट जो है वो किसकी इन टर्म्स में लिखा जाएगा, इन टर्म्स ऑफ mn एलिमेंट्स। तो इट मींस दैट इसकी जो u की जो डायमेंशन है वो mn भी हो सकती है और mn से छोटी भी हो सकती है। mn क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमें नहीं पता ये जो नया वेक्टर जनरेट हुआ प्रोडक्ट होने के बाद ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि ये बेसिस का काम करेगा कि नहीं करेगा। अलग अलग तो बेसिस था वो, लेकिन अब जो नया वेक्टर बना ये vj इंटू आई जो वेक्टर्स बनेगा, वो वेक्टर्स आपस में इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे, वी डोंट नो। पर सिंपल हमने इतिहास से इतना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो आपका k का जो एलिमेंट है, सो वो इन टर्म्स ऑफ दिस शोज दैट m into n elements vi
WJ form a set of generators of वेक्टर स्पेस किसके लिए, के के लिए, और ओवर एफ। क्यों? क्योंकि ये जो Vij था ये एफ से आ रहा है। ठीक, तो जनरेटर्स बोल रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं जनरेट करेंगे। तो यहां से अब हम इंडिपेंडेंट अगर हम इसको प्रूव कर देंगे तब तो ये कंफर्म्ड हो जाएगा भी इतने ही होंगे। पर इतने जनरेटर्स है mn, तो इतना क्लियर है कि इसकी डायमेंशन इनफिनाइट तो नहीं हो सकती। तो यहां से हम ले सकते हैं देयरफॉर डायमेंशन ऑफ k ओवर f इज लेस देन इक्वल टू m इंटू n, और mn डेफिनेटली लेस देन इन्फिनिटी होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट तो यहां पे हो गया स्टूडेंट्स। दिस इज द फर्स्ट पार्ट की डायमेंशन ऑफ, इसकी जो डायमेंशन है वो फाइनाइट, किसकी, k की। डायमेंशन ऑफ k ओवर f इज लेस देन एप्सिलॉन। अब हमने ये प्रूव करना है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर हम ये प्रूव कर दें, ये जो वेक्टर्स हैं, ये जो अपने वेक्टर्स हैं m n एलिमेंट है, अगर हम इनको ये प्रूव कर दें कि अपने ये वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है, तो खुद ये हमारा यहाँ प्रूव हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट के लिए देखो क्या करेंगे हम। नाउ वी विल सेकंड पार्ट यहां पे शुरू करते हैं। we will show that the mn elements Vij Wj are linear independent, ओके, ओवर f। अभी मैंने आपको बताया कि जब हमने किसी एलिमेंट्स को लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करना तो क्या करते हैं, CV1 प्लस C2V2 प्लस सो Cn Vn को 0 पुट करते हैं, और फिर हम उसको चेक करते हैं कि वो आपके जो कांस्टेंट्स हैं वो 0 आते कि नहीं आते। तो हम क्या लेके चलेंगे फिर, यहाँ पे हम एक लेके चलेंगे, सपोज कि जो अपना वेक्टर्स हैं I वेरीज फ्रॉम 1 to n m, और j वेरी कर रहा है 1 to n, Cij Vi Wj इक्वल टू 0, और Cij जो होगा वो डेफिनेटली f से आएगा। आई थिंक आपको ये यहाँ पे समझ आ गया होगा। सो ये उसी तरह से है स्टूडेंट, जैसे हमने अभी आपको मैंने बताया कि जब हमने किसी वेक्टर्स को इंडिपेंडेंट प्रूव करना होता था तो हम क्या करते थे, CV1 प्लस CV2 प्लस सो प्लस CnVn इक्वल टू 0 लेके चलते थे, और फिर हम ये प्रूव करते थे कि ये C1 C2 सो Cn जो वो 0 आएंगे तो इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज ये डिपेंडेंट हो जाएगा। तो सेम लॉजिक है। अब यहाँ पे समेशन क्यों लेना पड़ा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं और उसमें आई भी है, इनको लिखना मुश्किल है, वी डोंट नो व्हाट इज mn एलिमेंट कितने होंगे, तो दैट्स व्हाई हमने समेशन से लिखा। पर वही C1 C2 C3 की जगह हमने क्या यूज किया, Cij। तो अगर हम यहाँ पे
ये प्रूव कर दे कि Cij 0 होगा तो हमारा काम हो जाएगा कि सारे के सारे जितने भी हमने ये कोएफिशिएंट्स f से जो लिए वो सारे के सारे जो है, तो डेफिनेटली ये जितने भी वेक्टर्स हैं mn वेक्टर्स वो ये क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो हम ये सपोज करके चल पड़े। और स्टूडेंट्स ये वेक्टर्स है, ये 0 भी वेक्टर ही होगा, दिस इज नॉट ए स्केलर। ठीक, वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो वेक्टर ही आएगा। ओके, नाउ अब स्टूडेंट इसको हमने 0 किया तो हमने यहां पे we can rewrite it as, एक समेशन को हम एक अलग नोटेशन यूज कर लेते हैं, इस वाले को हम लैम्डा आई वी आई, वो हमने यहां पे आई वाला समेशन रख लिया और जे वाला हटा दिया, तो यहां से इसको और डब्ल्यू जे को और सी आई जे को ले लेंगे और इसको हमने यूज किया, क्या मान लिया हमने, लैम्डा आई, वेयर lambda I is equal to j varies from 1 to n, Cij wj. Okay, just तो अब आप देखो हमारे पास इस इक्वेशन से क्या इंटरप्रेट हो रहा है, हमारे से यहां से इंटरप्रेट हो रहा है कि दैट इज करके कि लैम्डा 1 v1 प्लस लैम्डा 2 v2 प्लस सो लैम्डा m vm इज इक्वल टू 0, यही हुआ ना इंटरप्रेट यहां से। और स्टूडेंट हमें पता है ये b1 b2 bm जो है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये बेसिस है, सिंस v1 v2 so और लीनियर इंडिपेंडेंट। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट ओवर ई थी, और डेफिनेटली ये भी कहां होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये लैम्डा जो है सी आई जे जो आपका है वो डेफिनेटली ये ई के पास होगा। ठीक है, क्योंकि सी आई जे हमारा एफ से आया है और एफ की जो एक्सटेंशन है वो ई है, तो डेफिनेटली ये भी ई में होगा। तो ये सारे लीनियर इंडिपेंडेंट है स्टूडेंट, v1 v2, तो डेफिनेटली लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन से ये जितने भी इसके कोएफिशिएंट्स है वो सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। सो लैम्डा 1 लैम्डा 2 सो ऑन सो लैम्डा m इज इक्वल टू 0। ठीक, सो यहां से क्या प्रूव हो गया, दैट इज लैम्डा आई इक्वल टू 0। और लैम्डा आई अगर 0 हो गया स्टूडेंट यहां पे, तो हम ये लैम्डा आई की वैल्यू है स्टूडेंट, तो यहां पे हम लैम्डा आई की वैल्यू पुट कर देंगे। सो दैट इंप्लाइज समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n Cij wj इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये 0 हो गया, तो अगेन ये जो wj है ये भी बेसिस है, तो क्या लिखेंगे अगेन यहाँ पे, सिंस w1 w2 so wm n are
लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक। और ये लीनियर इंडिपेंडेंट किसके हैं? ओवर एफ। क्यों? क्योंकि इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो डेफिनेटली, ये पूरा एलिमेंट जो है वो ई का है और इस ओवर एफ है, और तो इसका कोएफिशिएंट जो है वो सी आई जी एफ से ही है, ठीक। सी आई जी जो है वो हमारा एफ को बिलोंग कर रहे हैं, ये। ओके, सो डेफिनेटली फिर वही चीज यहां पे हम यूज कर लेंगे कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट तो सारे के सारे सी आई जे जो होंगे वो जीरो होंगे। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया था हमें ये कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल टू जीरो प्रूव करने हैं, ठीक। मैंने यहाँ पे ये पहले मेंशन करा था, हमने ये प्रूव करना है। तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि जो हमने ये जो एक्सप्रेशन हम लेके चले, हम ये लेके चले इक्वल टू जीरो, ये लेके चले और हमने प्रूव कर दिया जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं, जितने भी स्केलर है सी आई जी, सारे के सारे जो है वो जीरो होंगे। इट मीन दैट ये जो वेक्टर्स हैं एम एन वेक्टर्स यू आई वी डब्ल्यू जे, ये सारे के सारे क्या होंगे? लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। सो वी कैन राइट दिस shows that mn elements are elements vi and wj of k are linear independent, hence these mn elements ui vj wj, not vij, vi wj forms a basis of k over f. So it means that इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि that implies dimension of k over f, क्या कितने एलिमेंट हुए? mn। और m क्या था? अगर हम शुरू में चले तो m क्या था? m is basis of k over e, तो m is nothing but it is a dimension of k over e, और n क्या था? n is basis of e, dimension of e over f। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? हम यहां पे लिख सकते हैं m की जगह so it is dimension of e और n का dimension of e over f over f। तो स्टूडेंट्स यही प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये इजी लगा होगा, क्योंकि दिस इज वेरी, देखने में लेंथी है बट इट इज सो सिंपल। सो आज के लिए इतना काफी है।